हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमेक्स टॉपर पर। आज हम देखने वाले हैं 2011 में पूछे गए फिजिक्स के सब्जेक्टिव, जिसमें लघुत्तरीय, 3 लघुत्तरीय और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया है। हम लिखेंगे जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर सूर्य की तुलना, तो सूर्य की जो प्रकाश निकलता है उसी से हम जीवाश्म ईंधन की तुलना करेंगे और तुलना करके हम पॉइंट बाय पॉइंट अंतर को लिखेंगे। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ आते हैं। यदि ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय स्रोत कहा गया है। वहीं सौर ऊर्जा को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा गया है। सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और सौर ऊर्जा पृथ्वी पर हमेशा आती रहती है, इसलिए इसे नवीकरणीय स्रोत कहा गया है। जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कोयला और पेट्रोलियम एक सीमित मात्रा में है। एक समय के बाद ये पृथ्वी पर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जबकि सौर ऊर्जा के भंडार असीमित है। सौर ऊर्जा, जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है, यह जब तक आती रहेगी जब तक कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट न हो जाए, इसलिए इसे असीमित भंडार कहा गया है। जीवाश्म ईंधन प्रदूषण युक्त होता है, अर्थात जब हम जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं तो इनसे धुआं उत्पन्न होती है, जबकि सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब से किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए इसे प्रदूषण मुक्त कहा गया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया है। लघुत्तरीय में इनसे आपके 2 नंबर बनते हैं। लिखेंगे कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र इस प्रकार है। अब हम कांच की आयताकार सिल्ली लेंगे जिसका नाम ABCD रखेंगे। अब कांच के साइड में हम एक आभासी अभिलंब खींचेंगे और कोई प्रकाश P को इससे गुजारेंगे। चूँकि बाहर हवा है और अंदर शीशा, तो हवा विरल माध्यम है और शीशा सघन माध्यम, तो जब प्रकाश निकलेगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और जब इसी प्रकाश को अब इस आयताकार सिल्ली से बाहर निकलना होगा तो यह अभिलंब से दूर भाग जाएगा, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 2 नंबर मिल सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। लघुत्तरीय प्रश्न है, 2011 में पूछा गया है। तो हम लिखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से
हम यह समझते हैं कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाती है, अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष बरसात के दिनों में वर्षा के पश्चात आकाश में जल के छोटे छोटे कणों से दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष बरसात के दिनों में वर्षा होने के बाद जो आकाश में जल के छोटे छोटे कण होते हैं और उनसे जब सूर्य के प्रकाश बाहर निकलता है तो वो कण छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं और वो प्रकाश के श्वेत रंग को 7 अलग अलग रंगों में बांट देते हैं, तब हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल के छोटे छोटे बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। जल के छोटे छोटे बूंद छोटे प्रिज्म जैसा कार्य करते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं, अर्थात यदि सूर्य पश्चिम दिशा में हो तो हमेशा इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनेगा। अब हम अपने चौथे प्रश्न, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और 5 नंबर दिलाएंगे, उसको देखते हैं। यह प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इस प्रश्न को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर आ सकते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। स्वस्थ नेत्र के द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, परंतु कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारा आँख अनंत अर्थात बहुत दूर स्थित वस्तुओं को जब हमारा आँख बहुत दूर स्थित वस्तु से आँख से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है, परंतु कई कारणों से हमारा आँख बहुत दूर स्थित या 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने आँख के रेटिना पर बनाने में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर का वस्तु दिखाई देता है। दूसरा, दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट का वस्तु दिखाई देता है। और तीसरा, जरा दूरदर्शिता। अब हम इन दृष्टि दोष का निवारण देखते हैं। दृष्टि दोष का निवारण। पहला, यदि दृष्टि दोष निकट का हो तो अवतल यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, और यदि दृष्टि दोष दूर का हो तो उत्तल अर्थात अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है।
और यदि दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता हो तो द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इन सभी प्रश्न को लिखकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो यह प्रश्न आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर दिला सकते हैं। तो हम देखते हैं अब अपने अगले दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न जो कि दीर्घोत्तरीय है वो है मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए या करें। यह 2011 में पूछा गया है। विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। विभवांतर इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की क्षमता को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध वह पदार्थ है जो किसी चालक पदार्थ जैसे एल्युमिनियम या लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो प्रतिरोध वह पदार्थ है जो इनसे जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यही हमारा 2011 के फिजिक्स के 5 प्रश्न थे। चूँकि 2011 में फिजिक्स से 5 प्रश्न, 3 लघुत्तरीय और 2 दीर्घोत्तरीय पूछे जाते थे। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही प्रश्न और अपने तैयारी को अच्छा बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका तैयारी भी आपके साथ बेहतरीन हो सके और आपका दोस्त आपके साथ हमेशा मिलकर पढ़े। जय हिंद।